Hi guys, hello everyone and welcome back to DSS लाइव क्लास। आज 6 बजे क्लास मैंने कहा था, लेकिन माइक थोड़ा सेट कर रहा था मैं, तो उसमें देर लगी मुझे। बताइए जरा माइक की वजह से मेरी आवाज आप तक कैसी आ रही है, जरा कंफर्म करवाइए। मेरी आवाज आप तक कैसी पहुंच रही है? इज इट क्लियर? कंप्लीट है? ठीक है। और आइए, गुड इवनिंग सभी को। कम ऑन हरी अप। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अब बेहतरीन हो चुकी है, तो हम बाकी की चीजें आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है फिर, जब क्वालिटी अच्छी होती है ना, जब वॉइस क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है और एक इंटरेस्ट बना रहता है। चलिए, तो आज की जो क्लास है डीएसएस की, इसके अंदर हम कनेक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बीम टू बीम कनेक्शन जो होते हैं, एक मेन बीम और दो अपोजिट फेसेस पर जो बीम लगे हुए थे, कोब्ड बीम कहते हैं उसको। तो इस तरह की बीम को कैसे हम बोल्टेड कनेक्शन करते हैं और कैसे नंबर ऑफ बोल्ट वगैरह निकालते हैं। ठीक है, वहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब आज का जो एग्जांपल है, बेसिकली अब हम कॉलम टू बीम कनेक्शन में जा रहे हैं, या बीम टू कॉलम कनेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बीम को कॉलम की फ्लैंज से कनेक्ट करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट? कम ऑन, हरी अप, रिप्लाई। आर यू गाइज रेडी? जल्दी करें। और कागज, कलम, कैलकुलेटर, ये तीन अपने पास हमेशा रखें। जब भी हमारी क्लास शुरू होती है तो आपके पास ये तीन चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, और आईएस कोड भी। बाकी लोग नहीं आए, खैर आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। नोटिफिकेशन तो उन तक पहुंच गई होगी, जिनको पहुंची है, जिसने क्लिक किया है वो क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। जिसने क्लिक नहीं किया है, जो किसी और काम में बिजी है, वो बाद में आ जाएगी। चलो, तो बेसिकली आज हम हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कॉलम टू बीम कनेक्शन का, और उसके अंदर जो भी नई नई चीजें होगी, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, समझाने लायक, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उसमें क्लियर होती रहे। तो आज हम बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं बीम टू कॉलम कनेक्शन का। ये एक्चुअली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2017 के अंदर जीटीयू के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जीटीयू के पेपर में 2017 में ये एग्जाम्पल को पूछा गया था, और एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है, बढ़िया है, मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, माइक कद्दू में आ रहा है मेरे, बताइए। हाँ, तो सवाल कुछ यूं है, गौर फरमाइएगा। ठीक है, सवाल कुछ यूं है कि a beam ISLB 300 is connected to the flange of column, ISHB 300 to transmit the end reaction of 150 kilonewton due to factored load। मतलब आपको फैक्टर्ड लोड की वजह से जो रिएक्शन दे रखा है 150 किलो न्यूटन का। अच्छा, कोई हैंड रेज कर रहा है। हेलो हेलो, राज। हेलो, चलो ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, तो हाँ, एक्चुअली ये जो था हमारा वॉइस चैट वाला ऑप्शन था, अगर आप हैंड रेज करते हो तो आप मुझसे वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सवाल दे रखा है, एक ISLB 300 का बीम है। ठीक है, एक ISLB 300 का बीम है, और दूसरा क्या है हमारे पास, एक ISHB 300 का कॉलम है। ISHB 300 का कॉलम है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, और आपको कहा गया है कि ये जो बीम है आपका, इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफर होगा कॉलम के अंदर, 150 किलो न्यूटन है ड्यू टू फैक्टर्ड लोड। आपको क्या करना है बेसिकली, कि इस कॉलम की फ्लैंज से इस बीम को कनेक्ट करना है बेसिकली। अब अगर मैं आपको मॉडल अपना बता दूं एक छोटा सा, तो मॉडल से आपको सवाल का एक अंदाजा लग जाएगा
तो ये सवाल में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है? भाई वो कहाँ गया? चलिए ये एक छोटा सा, ये क्या है हमारे पास? ओहो, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा आप लोगों को, इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो गया इसके अंदर। ये हमारे पास एक बेसिकली बीम है, ठीक है, ये सॉरी कॉलम है, ये कॉलम फ्लैंज है, और इस फ्लैंज के ऊपर इस बीम को हमें इस तरह से कनेक्ट करना है। इस बीम को हमें इस तरह से क्या करना है? कनेक्ट करना है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा क्या? दिखाई नहीं दे रहा, कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इस बीम को आपको इस तरह से कनेक्ट करना है, और ये ऊपर से व्हाइट हो गया। तो आइडिया आपको बेसिकली आ गया होगा कि क्या करना है। चलिए मैं इस पे एक फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा कॉलम का एक फ्लैंज है, ये अपने कॉलम का दूसरा फ्लैंज है, ये ऊपर से कंटिन्यू हो रहा है, हम इसको इस तरह से कंटिन्यूटी का साइन दे देते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, यहां एक सेकेंडरी बीम जो है, ये सेकेंडरी बीम जो है ना, इस सेकेंडरी बीम को आपको इससे कनेक्ट करना है। क्या करना है? इस सेकेंडरी बीम को आपको इस कॉलम की फ्लैंज से कनेक्ट करना है। तो अब बीम टू कॉलम कनेक्शन है, तो कुछ चीजें चेंजेस भी होगी ऑब्वियसली। कहां चेंजेस होगी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन बेसिकली तो यही बात है कि भाई ISLB 300 है, ये ISHB 300 है। यहां से जो रिएक्शन होगा वो 150 किलो न्यूटन का ट्रांसफर होगा इधर, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया आपको? बोल्ट दे रखा है M20 और 4.6, मतलब 20 mm डायमीटर, 4.6 उसका ग्रेड है, और आपको Fe इसके अंदर यूज करना है 410, जो हम यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा सवाल, ये था सवाल। अब बात करते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की ओर, कि अब हमें करना क्या होगा, इसको डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, या इस कनेक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए बेसिकली हमारा स्टेप तो वही होता है, पहले हमें क्या करना है बेसिकली कि भाई पहले जो हम एंगल, क्लीट एंगल जब हम डिजाइन करते हैं, तो क्लीट एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे लगाना पड़ेगा क्लीट एंगल में, ठीक है, इस तरह से हमारा क्लीट एंगल लगेगा। तो अब पहले हम क्या करेंगे, क्लीट एंगल को पहले हमारे बीम से कनेक्ट करेंगे, और देखेंगे कि बीम से जब कनेक्ट करते हैं तब कितने नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड है। वही साधारण सा हमारा जो प्रोसीजर होती है वही स्टार्ट करेगी, कि जब बीम की वेब से क्लीट एंगल को कनेक्ट करेगी तब कितने नंबर ऑफ बोल्ट। सबसे पहला स्टेप हम यही ले लेते, चलिए सवाल लिख लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है, क्योंकि बाद में जब मैं कुछ वैल्यूज आपको पूछूंगा तो आपको आनी चाहिए, और लिखोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ जी राज जी बोलिए। बोलिए बोलिए राज। सर क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन क्या? हेलो, वो क्वेश्चन लिखना था, आपने मिटा दिया। अच्छा क्वेश्चन लिखना था आपको, चलिए मैं दोबारा उसको मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। बोलिए बोलिए सर। हाँ तो क्वेश्चन है, अ बीम ISLB 300, बाकी लोग भी साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। अ बीम ISLB 300 is connected to, लिख रहे हो आप राज? हाँ लिख रहा हूँ। हाँ, connected to a flange of column ISHB 300, a flange of column ISHB 300 to transmit the end reaction, of 150 kilonewton, due to the factored load. सवाल अब यह है कि डिजाइन वेब एंगल कनेक्शन यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ M20 बोल्ट, मतलब
डायमीटर के दे रखे उन्होंने कि भाई 20 mm डायमीटर के बोल्ट यूज करने हैं, 4.6 ग्रेड M20 बोल्ट ऑफ 4.6 ग्रेड एंड यूज FE 410 एंड यूज FE 410। डन। हो गए। राज लिख लिया आपने सवाल? हाँ लिख लिया। आगे बढ़े अभी हम? हाँ ओके चलिए। तो कनेक्शन ऑफ वेब क्लीट एंगल विथ वेब ऑफ IS LB 300। सबसे पहला स्टेप, कनेक्शन ऑफ वेब क्लीट एंगल, मतलब ये जो आपका क्लीट एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये वाला वेब क्लीट एंगल विद द वेब ऑफ IS LB 300। ओके, अब इसमें पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें सबसे पहले इसके अंदर शियर कैपेसिटी निकालनी होगी, जो अब तक हम करते आए हैं, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता करना होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट वी नीड टू सी फर्स्ट, क्या पता करना होगा? शियर कैपेसिटी को निकालने से पहले हमें क्या पता करना होगा? कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना होगा? जल्दी बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। VDSB, अब वो तो है, लेकिन डबल शेयर में होगा या सिंगल? मेरा मतलब ये था, ठीक है, कि भाई डबल शेयर में होगा या सिंगल शेयर में होगा। अगर आपका ये बीम इससे कनेक्ट हो रहा है, ये वेब इससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये डबल शेयर में होगा या सिंगल शेयर में? बताइए चलिए मुझे। प्रियांक का जवाब सिंगल आ चुका है, टीना गोरे का जवाब सिंगल आ चुका है, बाकी लोग को जवाब देना चाहेंगे तो बताइए मुझे। आई नीड मोर आंसर्स, आई नीड मोर आंसर्स। राज आप भी बताइए आपका जवाब क्या है? डबल। वेरी गुड, वेरी गुड। राज का जवाब सही है, बाकी लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको क्यों। ये मैं बात कर रहा हूं इस वेब एंगल, ये बेसिकली यहां पर, ठीक है, ये जो है ना, ये बोल्ट, ये हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल्ट हमारे सिंगल शेयर में हो गए या डबल शेयर में? निकुंज पटेल बिल्कुल सही, ठीक है। तो सिंगल शेयर में होगा, डबल शेयर में? अब देखिए, ये आपकी बीम की वेब है, एक एंगल इधर से आएगा, दूसरा एंगल सेम उसके पीछे बैक साइड में आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बोल्ट है ना, वो डबल शेयर में हो जाएगा। अगर मैं आपको इसी का एक फ्रंट व्यू बताऊं, ठीक है, तो ये हमारा कॉलम होगा इस तरह से, कॉलम की फ्लैंज हो गई, ठीक है, ये कुछ इस तरह से निकलेगा, ओके। और ये हमारा बीम, ये हमारा सेकेंडरी बीम है मान लीजिए, ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिएगा, आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये डबल साइड से इस तरह से दिखेगा, डबल साइड से इस तरह से दिखेगा, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर। तो यहां पर अब कितने इसमें होगा बोल्ट? प्रियांक वगैरह जितने भी बाकी लोग थे, बताइए जरा मुझे। जो सिंगल शेयर कह रहे थे, अब उनको क्लियर है कि डबल शेयर में कैसे होगा ये? ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो ये डबल शेयर में बोल्ट यहां पर होगा हमारा। तो डबल शेयर में बोल्ट होगा, तो अब हमें क्या करना होगा? VDSB निकालना होगा डबल शेयर के लिए, है ना। तो VDSB इज इक्वल टू होगा FU √3 NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB डिवाइड बाय गामा MB, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर क्या करना होगा हमें? FU हमारे पास कितना होगा? बोल्ट हमारे पास जो दे रखा था वो 4.6 ग्रेड का था, तो FU यहां पर कितना होगा? 400 होगा। तो 400 ले लिया, √3 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद NN की वैल्यू कितनी होगी? डबल शेयर में होता है, तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि हमारा एक शेयर प्लेन थ्रेडेड पोर्शन में होगा और एक शेयर प्लेन शैंक्ड पोर्शन में होगा। लेकिन अगर सिंगल शेयर में होता है, तब हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा एक शेयर प्लेन जो है वो थ्रेडेड पोर्शन में ही होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर दो शेयर प्लेन है, तो हम एक एक को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक शेयर प्लेन में ये आ गया NN, मतलब नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन थ्रेडेड पोर्शन, इनटू ANB क्या होता है हमारे पास? तो थ्रेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। और वो बेसिकली क्या होता है, अगर हम उसको देखें
तो इसके लिए देखिए ये होता है ASB इज इक्वल टू होता है π/4 d²। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए π/4 d² कितना होगा, इसकी वैल्यू बताइए, चलिए मुझे कैलकुलेट कीजिए। और ANB क्या होगा इसी तरह से 0.78 इंटू ASB, यही होगा। ANB और ASB की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए, चलिए हरी अप। 245 आपकी वैल्यू आ गई है। ANB इज इक्वल टू 245, ANB इज इक्वल टू 245। चलिए ओके, तो यहां पर 245 और ASB कितना आ रहा है, ये NS1 हो जाएगा। ASB कितना आ रहा है 314 पॉइंट समथिंग। ओके, ANB 191 कैसे हो गया आप लोगों का, 314 पॉइंट कितना 15 डिवाइड बाय 1.25। ANB आपका 191 कैसे हो गया, जरा बताइए मुझे राज। आप कैलकुलेट या तो गलत कर रहे हैं, बिकॉज ASB क्या होगा, D हमारे पास कितना है, D यहां पर क्या ले रहे हो आप, D इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ बोल्ट, और डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें M20 मतलब 20 mm दे रखा है। तो देखिए π/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये 314.15 ASB आपका आ गया, सॉरी ASB आपका आ गया, ठीक है। और ASB इंटू 0.78 इंटू 0.78, तो ये 245 आपका ANB आ गया। इस तरह से करना है राज, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप, गलत है, आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड बाय गामा MB दैट इज गिवन इन टेबल नंबर 4 पेज नंबर 30 IS 800, ठीक है। तो वहां से आप IS 800 में से 1.25 को ले सकते हो। ओके, तो अब बताइए VDSB की वैल्यू कितनी आ रही है, चलिए नाउ गिव मी द आंसर ऑफ VDSB, कैलकुलेट कीजिए फटाफट इसको। निकुंज पटेल का जवाब आ चुका है VDSB का, और कोई VDSB का जवाब देना चाहेगा मुझे, एनीबडी एल्स वांट टू गिव द आंसर ऑफ VDSB। देखिए हमने जो कैलकुलेशन किया है, यहां पर हमने जो कैलकुलेशन किया है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि FU हमारे पास कितना था 400 था, वो हमने ले लिया। जब डबल शेयर में होता है तो हमने अब तक यही देखा है, इवन मैंने ये SK दुग्गल में भी देखा है इसके बारे में, कि जब डबल शेयर में होता है तो हमें जो हमारा शेयर प्लेन होता है वो थ्रेडेड पोर्शन में रखना होता है, और अनदर शेयर प्लेन जो है हमारा वो शैंक पोर्शन में रखना होता है, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से चला यहां पर, तो हमारे पास जो VDSB की वैल्यू आ रही है वो 103 समथिंग आ रही है। लेकिन आप, क्योंकि राज आप अपनी बुक में से देख रहे हो, तो बुक में आपको क्या दे रखा है, उन्होंने बुक में इस तरह से दे रखा है कि भाई पहले सिंगल शेयर के लिए उन्होंने कॉमन एक निकाल लिया, ठीक है। अब जब सिंगल शेयर के लिए पहले से निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसमें बताता हूं कि क्या हो रहा है। सिंगल शेयर के लिए जब निकाल रहे हो तो दोनों ही जो शेयर प्लेन्स हैं उनको आप थ्रेडेड पोर्शन में मान रहे हो, उनको आप क्या कर रहे हो, थ्रेडेड पोर्शन में मान रहे हो, दोनों ही शेयर प्लेन्स को, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है, यहां पर वो 90 आ रहा है, डबल शेयर में वो 90 आ रहा है, और यहां पर हमारे पास 103 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आप रेफरेंस बुक का रेफरेंस बुक की अगर आप सहायता ले तो वहां से ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आप GTU की बुक की सहायता ले तो वहां से जो है आपको 90 लेना पड़ेगा। नाउ बिकॉज यू आर लर्निंग इन GTU, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा, देखिए तरीका गलत नहीं है, हमने जो किया है बिल्कुल सही है, और ऐसे ही तरीका होता है, ये स्टैंडर्ड वे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। हालांकि जो उन्होंने किया है GTU में कि भाई एक सिंगल कॉमन ले लिया उन्होंने सभी के लिए, उसको डबल मल्टीप्लाई करते रहे, तो वो सही नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, सही तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। टू बी एक्यूरेट हम ये ले सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। तो अब आप बताइए मुझे 140, अच्छा ये कैलकुलेशन के अंदर हम 103 मान के चले या फिर हम 45 मान के 90 मान के चले, चलिए बताइए मुझे, आपको GTU के हिसाब से आगे बढ़ना है या फिर रेफरेंस के हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए
जीटीयू में दिया है आपको, ये दिया आपको, कंफ्यूजन थोड़ा उसके अंदर हो सकता है कि भाई आपको कहां पे पहले से ही निकाल के रख लेना है सिंगल शेयर के लिए, या फिर कहां पे आपको डबल निकालना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमने पहले से सीखा है वही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम जो बुक में जिस तरह से दे रखा है हम लोगों को कि भाई आप पहले सिंगल शेयर, उन्होंने बेसिकली क्या करा है मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। उन्होंने बेसिकली क्या किया, स्टैंडर्ड एक सबके लिए कॉमन निकालने के भाई सिंगल शेयर में बोल्ट की वैल्यू क्या होगी। सिंगल शेयर में बोल्ट की वैल्यू अगर देखें हम लोग क्या होगी, ठीक है, FU बाय √3 इंटू NN इंटू ANB। और सिंगल शेयर में हम मानते हैं कि भाई जो थ्रेडेड पोर्शन और सॉरी जो शेयर प्लेन होता है वो सिर्फ थ्रेडेड पोर्शन में होता है, तो यहां पर प्लस ये हमारा स्ट्रेंथ पोर्शन 0 हो जाएगा, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। FU 400 डिवाइड बाय √3 1 इंटू 245 डिवाइड बाय 1.25 कमा MB, इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका वैल्यू इसके अंदर 45 समथिंग आएगी, ठीक है। 45 समथिंग आपकी वैल्यू 45.26 किलो न्यूटन, 45.26 किलो न्यूटन, ओके। अब लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है, ये पता नहीं कैसे आरपी जेठलिया सर ने इसमें इंक्लूड कर दिया इसको कि ये हमने यहां पर क्या कंसीडर किया है कि इसका जो थ्रेडेड पोर्शन है वो, सॉरी इसका जो शेयर प्लेन है वो थ्रेडेड पोर्शन में। अब जब इसको डबल हम कर देते हैं, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि दोनों ही जो शेयर प्लेन है वो थ्रेडेड पोर्शन में ही है। बट एक तरीका में ये कहता है कि भाई आपको एक शेयर प्लेन थ्रेडेड में मानना है और एक आपको शैंक में मानना है। लेकिन यहां अगर मान के चले तो दोनों ही ये मान रहे हैं कि भाई दोनों ही थ्रेडेड पोर्शन में। हालांकि ये सेफ एक एस्पेक्ट है, एक सेफ तरीका हो सकता है कि भाई हम दोनों ही प्लेन को अगर शेयर थ्रेडेड पोर्शन में माने तो फिर हम एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी और अच्छी कैपेसिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक सेफेस्ट वे हो सकता है, इसमें आपको सेफ्टी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जो हम कर रहे थे वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट हम इसको डिजाइन कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ये आपका बोल्ट है, ठीक है, ये आपका इस तरह से बोल्ट है और ये जो है इसका थ्रेडेड पोर्शन है, ठीक है। अब थ्रेडेड पोर्शन में अगर यहां पर एक शेयर प्लेन है, क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन की जो स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू शैंक पोर्शन कमजोर होती है। एज कंपेयर टू शैंक थ्रेडेड पोर्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, बिकॉज उसके अंदर एरिया घट जाता है एज कंपेयर टू जो आपका ये पोर्शन शैंक पोर्शन होता है। तो यहां पर अगर हम दोनों ही थ्रेडेड पोर्शन को मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों को ही वीक जोन में मान रहे हैं। मतलब हम अब वीक जोन को मान के चलेंगे तो हम डिजाइन हायर करेंगे, हम डिजाइन ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए करेगी, ठीक है। तो बेसिकली यही आरपी जेठलिया के अंदर इन्होंने कंसेप्ट लगा रखा है कि भाई अगर दोनों को हम शेयर प्लेन में मान लेते हैं तो हमें एक अच्छी और बेहतरीन सेफ्टी मिल सकती है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर वे, ठीक है। तो हम अगर इसको ही मान के चले तो गलत नहीं है, ज्यादा सेफर हो जाएगा ये साइड। बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्या करना है हमें, क्यों करना है, कैसे करना है? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब ये मैं जो है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए हम एक काम करते हैं कि जो आपको आरपी जेठलिया सर ने बता रखा है कि भाई आपको पहले सिंगल शेयर निकालिए, दोनों शेयर प्लेन को हम जो है एक ही थ्रेडेड पोर्शन में रख लेते हैं, तो लेट इट बी, ओके। हम उस तरह से करते हैं, वरना आप फिर आगे कंफ्यूज हो जाओगे। आगे आपको आपकी क्लास में कुछ और पढ़ाया जाएगा तो फिर आप वहां पर भी आपके माइंड में सब खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है कि क्लासेस में जो भी आपके अपने कॉलेज में क्लास वगैरह होती है तो वहां पर डिट्टो आपकी बुक में से ही छाप के आपको समझाया जाता है, ठीक है। रेफरेंस वगैरह तो वहां पर बात आती नहीं है, तो हो सकता है कि वो लोग फिर इस पे जोर देंगे, इस मेथड पे, इस कंसेप्ट पे, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया है दूसरा रेफरेंस वाला, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए तो मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट मैंने बता दिया कि हम इस तरह से जो आरपी जेठलिया के अंदर जो दिया है वो ये इसका मेन फोकस था, ठीक है। बात समझ में आया आपको मेरी? यस और नो? जल्दी करें, हरी अप, कम ऑन। जो मैंने अभी भाषण दिया कुछ मिनट्स का, आपको समझ में आया या नहीं आया जरा बताइए मुझे कमेंट करके, जल्दी करें, हरी अप, वरना पता चले कि सब कुछ आपके ऊपर से चला गया। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर अपन जो है ये जो दे रखा है अपने को 45 वाला मेथड या इसकी गिनती तरीका, वो अपन फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक यूनिफॉर्मिटी कंसेप्ट के अंदर लगी रहे, ठीक है, चेंजेस ना हो बार बार। तो फिर क्या होगा यहां पर, ये हम कर रहे हैं कि भाई सिंगल शेयर के लिए पहले बोल्ट में हमने एक कॉमन सा निकाल लिया कि भाई सिंगल शेयर में बोल्ट होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो सिंगल शेयर में 45.26 हो रहा है, ओके। तो अब हमारा जो बोल्ट है,
हमारा जो बोल्ट हमने देखा कि यहां पर डबल शेयर में होगा, ठीक है, तो वो जो सिंगल शेयर था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, यही है, और कुछ नया तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा भाई, shear capacity of bolt in double shear, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, VD SB इज इक्वल टू 2 इंटू 45 पॉइंट समथिंग था, कितना था 45.26 था, तो ये 90 पॉइंट कितना आ रहा है 90.52 किलो न्यूटन, 52 किलो न्यूटन। तो यहां पर जो कंफ्लिक्शन आ रहा था कंसेप्ट का और चीजों का कैलकुलेशन का, वो आपका दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप VD SB मतलब शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इन डबल शेयर हमने निकाल लिया, ओके। अब बात आती है बेयरिंग कैपेसिटी की, हमने शेयर कैपेसिटी निकाल लिया, नाउ वी विल गो थ्रू बेयरिंग कैपेसिटी। चलिए बेयरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो भी बड़ा सिंपल सा फंडा है उसका, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था सारी चीजें, बस अब मैं यहां पर लिखते लिखते मतलब हमारी स्पीड अब अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, देखो कहीं भी कुछ समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन आपको सताए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, वरना हैंड रेस कर दीजिए अपना। चलिए तो बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी यहां पर, इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है VDPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU डिवाइड बाय गामा MB, यही होता है फॉर्मूला। अब यहां पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जब क्लीट एंगल को डिजाइन करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले से अज्यूम कर लो या बाद में आखिर में एक अलग से स्टेप बनाकर उसको डिजाइन करो। मैं आपको कल ही बताया था कि जो आखिर में डिजाइन करने वाला जो मेथड है उसको रहने दीजिए, आपको एग्जाम में उसके अंदर अलग से एडिशनल टाइम लग सकता है, इसलिए बेस्ट तरीका होगा कि भाई आप इसको एज्यूम कर लो आपके क्लीट एंगल को, क्योंकि यहां पर जो थिकनेस होती है T, ये क्या होती है बेसिकली, इट इज द थिकनेस, स्मॉलर थिकनेस और थिनर प्लेट की थिकनेस। मतलब मान लीजिए कि आपके पास ये एंगल है और ये आपके पास वेब है, ठीक है, ये वेब है और ये एंगल है, वेब की अपनी एक प्लेट है, अपनी एक थिकनेस है, और ये जो आपका एंगल है उसकी अपनी एक थिकनेस है। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर थिकनेस वाली चीज प्लेट होगी वो आपको यहां पर T रखनी है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, हम यहां पर एक जो नॉमिनल सी साइज होती है हमारे एंगल की, वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई एज्यूम ISA 90 by 90 by 8, 90 by 90 by 10, 90 by 90 by 6 या फिर 75 by 75 by 8, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई आपको रुकावट नहीं होगी कि नहीं आपने 75 75 6 क्यों कर लिया, गलत हो गया ये, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो आगे चेक्स वगैरह होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शेयर वगैरह में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहां कर सकते हो, 90 by 90 by 8 कर लीजिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर भार देने की जरूरत नहीं किया 90 by 90 by 8 ही क्यों किया मैंने, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर 90 by 90 by 10 करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो क्योंकि काफी लोगों को ये सवाल, ये कंसेप्ट, ये माइंड में कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये एंगल कैसे सिलेक्ट करें, कि कितने बाय कितने का होगा, ये इक्वल एंगल ही क्यों सिलेक्ट करें, डबल एंगल हम जब लेते हैं तो इसके अंदर वेरिएशन जो अनइक्वल एंगल्स होते हैं वो कब सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर करवा दी है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो हमने एज्यूम कर लिया। तो भाई अब देखो कि हमारे पास ये जो एंगल है इसकी थिकनेस 8 mm की, कितनी है 8 mm की थिकनेस है इसकी, और जो वेब है, अब ये वेब आपके पास कौन सा है, ISLB 300 है, तो ISLB 300 का वेब का थिकनेस बताइए कितना है। स्टील टेबल में जाइए फटाफट, चलिए गो टू स्टील टेबल एंड गिव मी द आंसर ऑफ थिकनेस ऑफ वेब ऑफ ISLB 300, कम ऑन हरी अप। पेज नंबर बताइए जरा मुझे, क्लीट एंगल की डिजाइन का वीडियो कहां से मिलेगा, क्लीट एंगल की डिजाइन मतलब, हाँ प्रीवियस ही हमने करवाया है, पिछले 8th वीडियो 8th क्लास है हमारी। एक काम कीजिए, आपको अगर हमारी क्लास देखनी है प्रीवियस तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें जाइए, ओपन कीजिए, उसमें एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन होता है, ठीक है, बॉटम में कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो बॉटम में स्टोर सेक्शन होगा, स्टोर में जाइए, वहां पर हमारा जो कोर्स का एक आपको बैनर मिलेगा, DSS डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, ऑरेंज कलर का बैनर है वो, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वहां पर कंटेंट में जाइए, कंटेंट में जाने के बाद आपको सारी क्लास वहां पर मिल जाएगी, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलॉक्ड है सारी क्लास, उसके अंदर मैंने बताया है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा कैसे आप क्लीट एंगल को डिजाइन कर सकते हो। चलिए तो प्रियांक का जवाब आया है
6.7। बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? समझ नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा, पेज नंबर नहीं मिल रहा, सेक्शन नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे सवाल है आपके, कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए फटाफट जो भी है। बट आई नीड द आंसर फ्रॉम मैक्सिमम स्टूडेंट्स। हर एक बंदे का या बंदी का मुझे यहां पर जो है कंट्रीब्यूशन चाहिए सवाल जवाब के सेक्शन में। स्किल टेबल में जाइए, ठीक है। अब ऐसा नहीं मैंने सवाल पूछ लिया आपको तो आपने बस ऊपर वाले का देखकर छाप दिया नीचे, ठीक है, ऐसा भी मत कीजिएगा। ईमानदारी जगाइए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप से कभी धोखा ना करें, ठीक है। आप लोगों से धोखा कर सकते हो लेकिन अपने आप से कभी ना करें, और जो अपने आप से धोखा कर सकता है वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बात ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अपने साथ हमेशा ईमानदारी से रहिए, जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसके साथ आप हमेशा आगे बढ़े, चलिए, और स्वीकार करें। तो हमारे पास जो इसकी थिकनेस आ रही थी 6.7 आ रही थी, कितनी आ रही थी? 6.7 आ रही थी, ओके। तो 6.7 इसकी थिकनेस है वेब की, और 8 हमारी जो है एंगल की थिकनेस है। तो दोनों में से स्मॉलर कौन सी होगी? तो भाई 6.7। तो स्मॉलर थिकनेस की जो प्लेट है वो हम यहां पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? 6.7 कंसिडर करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा हैंग हो गया था एक जगह भी ना शायद। चलिए, तो हम यहां पर जो थिकनेस है वो 6.7 कंसिडर करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट डी? डी की नथिंग बट द डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm। केबी क्या है? तो केबी देखिए यहां पर जो हमारा तरीका है उसी को मान के चलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केबी के अंदर बेसिकली हमारे पास एक तो E/3D नोट, दूसरा होता है हमारे पास P/3D नोट -0.25, तीसरा होता है हमारे पास FU/FU, ओके। और चौथा है हमारे पास 1। इन चार में से जो भी स्मॉलर वैल्यू होती है वो हम केबी की वैल्यू यहां पर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी बुक में अगर देखें तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 1 ले लिया, बिना किसी कैलकुलेशन के समय को बचाते हुए उन्होंने 1 ले लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो इन चारों में से कैलकुलेट कर सकते हो, और मेरा मानना है कि कैलकुलेट कर लीजिए तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है ना तो वो पता नहीं हमें किस माइंड से बैठा है चेक करने के लिए। अगर वो देखेगा कि आपने चीजें यहां पर डायरेक्टली जो है एज्यूम कर ली तो वो फिर आपके मार्क्स भी काट सकता है कहीं ना कहीं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। पी कैसे फाइंड आउट करें? तो पी इज नथिंग बट पिच, पी इज नथिंग बट पिच विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। P is nothing but the pitch, which is equal to 2.5 into diameter of bolt. E is nothing but 1.7 into D note, मतलब 1.7 into diameter of bolt hole, ठीक है। ये दो चीजें हैं यहां पर, इन सब चीजों को निकाल लीजिए। चलिए बताइए मुझे कि E/3D नोट की वैल्यू कितनी आ रही है? हरी अब जल्दी करें, आपसे मुझे वैल्यू चाहिए फटाफट। पिच की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 50। वो तो सही है, लेकिन मुझे आप ये बताइए E/3D नोट की वैल्यू कितनी आ रही है? E इज इक्वल टू 0.606। ये क्या है? E इज इक्वल टू तो मिनिमम आपका 40 आना चाहिए इसके हिसाब से। अच्छा 37, ओके, हाँ 37 समथिंग है आपकी, E40 आना चाहिए। E34, सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई मेरे? E की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली क्या होता है E का फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 1.7 इंटू 22 बोल्ट होल है ना, 20 mm का डायमीटर, तो +2 करना होता है हमें, ठीक है। हाँ बोलिए प्रियंक। सर मैंने E/3D0 की वैल्यू बताई अभी आपको। अच्छा E/3D, ओके, ये वैल्यू बताई आपने, ठीक है, हाँ। ओके, ठीक है। चलो, तो प्रियांक ने जो है वो इसकी वैल्यू बताई है 606, ओके, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। बाकी
अब मुझे इसकी बताइए, E/3D नोट माइनस 0.25, और ये E समझ में आ गया आपको? E की वैल्यू कितनी आ रही है? P तो 50 आ रहा है, बराबर है। राज, E की वैल्यू आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज 1.7 इंटू 20 नहीं 22 होता है, बिकॉज अगर हमारे पास 20 mm का डायमीटर बोल्ट का है तो उसमें +2 करना होता है। क्यों करना होता है? ये मैंने शुरुआती जो क्लास हमारी हुई है उसके अंदर बताए हैं, ठीक है, कि भाई कौन सी रेंज के अंदर अगर आपका डायमीटर है तो कितना में उसमें होल्ड के लिए ऐड करना होता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, तो इसके लिए 0.507 है। ओके, बहुत खूब। और इसके लिए क्या है हमारे पास? FUB/FU, ये बोल्ट और ये आपका स्टील, मतलब 400/410 वही होगा, और ये 1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.975। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। 0.975। तो 4 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से स्मॉलर वैल्यू लेनी चाहिए हमें टू बी वेरी एक्यूरेट। तो स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 0.507 है, लेकिन आपकी बुक में 1 ले रखा है, वो अब एक्यूरेट नहीं जा रहे हैं। अब वो एक्यूरेट नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो पहले कहां से पता है लेजीनेस कहां से शुरू कर दी हमारे बुक के अंदर? लेजीनेस उन्होंने शुरू कर दी शेयर कैपेसिटी को फाइंड आउट करने से, और वो यहां तक पहुंचे कि भाई उन्होंने इन चारों चीजों को कैलकुलेट करने की भी जहमत नहीं ली, बल्कि एक 1 ही वैल्यू डायरेक्ट कंसिडर कर ली, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत किसकी थी? 0.507। तो ये डिजाइन काफी अनइकोनॉमिकल होती जा रही है अकॉर्डिंग टू आवर बुक, लेकिन हम अगर हमारे तरफ से करें तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें से आप 507 ले सकते हो, ओके। तो 0.507 की हमारी केबी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये बहकाव में बिल्कुल ना आए कि चलेगा एक भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ये आपके ऊपर है। बट अगर देखो, आप अगर 1 लेते हो, यहां पर के की वैल्यू 1 लेते हो, के की वैल्यू 1 लेते हो, तो आपकी वीडीपीबी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। और वीडीपीबी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो अल्टीमेटली आपके अंदर डिजाइन में फर्क पड़ेगा, इसके इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 0.507 लेते हो तो ऑब्वियसली केबी की वैल्यू घट गई है, आधी घट गई है, ठीक है। तो वीडीपीबी की वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा और इसके डिजाइन की इकोनॉमी वगैरह के अंदर भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत खास इतना कोई बहुत बड़े लेवल का फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा पड़ेगा। तो अगर आप करना चाहते हो 1 तो 1 कर लीजिए, और अगर आप टू बी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट, अगर कोई ऐसा सरफिरा एग्जामिनर या एग्जाम चेक करने बैठ गया पेपर, और वो भाई एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस की तरह से देख रहा है कि भाई इसने यहाँ पर केबी की वैल्यू है, तो केबी की वैल्यू आईएस कोड के मुताबिक 4 में से स्मॉलर होनी चाहिए, इसने 1 क्यों ले लिया? जब इसने 1 लिया है तो इसने आलस दिखाई यहाँ पर, तो एक काम करते इसको अपन मार्क्स इसका काट लेते आधा, जिसमें भी द चांसेस। तो ये रिस्क ना लेते हुए हम यहाँ पर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट इसमें ज्यादा जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन टू बी एक्यूरेट आप जा सकते हैं। तो 2.5 इंटू केबी 0.507 इंटू D20 इंटू 6.7 आपकी थिकनेस ऑफ वेब हो गई, इंटू यहां पर ये क्या होगा? FU यहां पर क्या होगा? देखिए FU यहां पर अब हमारे पास जो है बोल्ट है, बोल्ट का FU कितना है? 400, क्योंकि हमारे पास बोल्ट का ग्रेड हमें दे रखा है 4.6, तो यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी होगी? 400। और हमारे पास जो स्टील है उसकी जो स्ट्रेंथ दे रखी है वो 410 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 410, ओके। तो अब ये दोनों में से हम कौन सा लेंगे? 400 लेंगे या 410 वाला लेंगे? चलिए बताइए मुझे, आप ही जवाब दीजिए। वीडीपीबी की वैल्यू राज की आ गई है, ओके। तो प्रियांक ने जवाब दे दिया है 400, ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो 400 यहां पर हम लेंगे स्मॉलर वन, ठीक है। जो भी स्मॉलर वन होती है दोनों में से, बोल्ट और स्टील जो हमें दे रखा है, तो उनमें से जो भी स्मॉलर वन होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो हम यहाँ पर लेते हैं। मिहिर आइए, स्वागत है आपका, ओके। तो 1.25, वेरी गुड। चलिए, तो अब आपकी कैलकुलेशन इसकी किस तरह से होगी? जवाब कोई दे सकता है? राज का जवाब आ चुका है 54.53 किलो न्यूटन, बहुत अच्छी बात है। 53.5 अच्छा 54, सॉरी माय मिस्टेक।
पॉइंट कितना था 35 किलो न्यूटन। बहुत खूब। तो ये हमने देख लिया कि VDPB और VDSB मतलब शियर कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी किस तरह से निकाली जाती है व्हेन वी आर कनेक्टिंग द कॉलम एंड बीम। तो वही चीज थी, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं इसके अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। अब ये कुश्ती हमने क्यों लड़ी? टू डिटरमाइन दी बोल्ट वैल्यू। अब बोल्ट वैल्यू हमारी कौन सी होगी? तो हमारे पास VDSB की वैल्यू कितनी थी? ये तो हमारे पास VDPB है, ठीक है। VDSB हमारे पास कितना था? VDSB हमारे पास कितना था? 90.52 था, 90.52 था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 90.52 हमारे पास VDPB है और सॉरी VDSB है और VDPB देखिए हमने केवल जो केबी की वैल्यू थी उसको आधा घटाया, तो यहां पर आंसर आपका आधा हो गया, हाफ हो गया। फर्क देखिए आप, आंसर यहां पे कितना हो गया? हाफ हो गया। अब इन दोनों में से आपकी जो बोल्ट वैल्यू निकल कर आएगी वो कौन सी होगी? इन दोनों में से आपकी बोल्ट वैल्यू कितनी होगी? अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। चलिए, बोल्ट वैल्यू कौन सी होगी आपकी, बताइए चलिए मुझे। व्हाट विल बी द बोल्ट वैल्यू अमंग दिस टू? जल्दी कीजिए। स्मॉलर वन इज द बोल्ट वैल्यू, है ना? स्मॉलर वन इज द बोल्ट वैल्यू। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा गौर से समझिएगा चीजों को, मैं आपको कंसेप्चुअली चीजें समझा रहा हूं, आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूं कि भाई ऐसे ही करना है। ऐसा क्यों करना है और कब करना है उसके रीजंस मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब बोल्ट वैल्यू अगर देखें हम लोग, अच्छा नंबर ऑफ बोल्ट अगर देखें हम लोग, नंबर ऑफ बोल्ट, तो ये होता है रिएक्शन अपॉन बोल्ट वैल्यू। ओके, रिएक्शन हमारे पास कितना है? 150 का है। बोल्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी? 54.35। कितनी है? 54.35। ओके, यही होगा। अब नंबर ऑफ वोल्ट, इसकी मुझे वैल्यू बताइए, चलिए फटाफट पहले मुझे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। हरी अप। टू 2.75 इसको हम, हाँ 2.75 है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो यहां पर राउंड अप करने की अगर बात करें तो आपको 3 लेना है या 4 लेना है? जब आप इसको 3 राउंड अप करे थे तो किसी को कंफ्यूजन हुआ कि इसको 3 ले या 4 ले? किसी को ऐसा कंफ्यूजन हुआ अभी फिलहाल कि यार हम 2.75 है तो 3 बोल्ट कंसीडर करें या 4 बोल्ट करें? एनीबडी स्टिल कंफ्यूज इन दिस? कोई है आप में से जो अभी भी कंफ्यूज है कि 2.75 को हम 3 बोल्ट ले या 4 बोल्ट ले? नहीं है? राज कंफ्यूज है अभी क्योंकि आप नए हो, इसलिए आप नए हो राज। मिहिर 4 कर रहे हैं। ओके, अब देखिए मैं बताता हूं आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा होगा आप लोगों को और क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो बीम है ना, ये मान लीजिए हमारा बीम है, ठीक है। ये उसकी वेब है और ये हमारा एंगल कनेक्टेड है इस तरह से। ओके, हमने एंगल कौन सा ले रखा है? आइए से कौन सा ले रखा है हमने? 90/90/8 वाला। एज्यूम कौन सा किया हमने? 90/90/8 वाला, मतलब दोनों लेग एक जैसे है उसके, और ये बैक टू बैक एंगल है। अगर हम यहां पर 2.75 की वैल्यू आ रही है तो हम यहां पर 3 बोल्ट अगर एक लाइन में दे दें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अगर हम 3 बोल्ट यहां पर एक लाइन में दे दें तो कुछ गलत तो नहीं होगा? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? 3 बोल्ट में एक लाइन में दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं? यहां पर कोई सिमेट्रिसिटी में फर्क पड़ेगा इसकी? नहीं पड़ेगा। 4 बोल्ट अगर मैं कंसीडर कर लूं तो 4 बोल्ट में यहां पर 2 लाइन में दे सकता हूं, 2 लाइन में 2-2 बोल्ट दे दूं, या फिर एक लाइन में 4 बोल्ट दे दूं। लेकिन जब 2 लाइन में मैं दे दूंगा बोल्ट तो मुझे लेग एंगल की लेग लेंथ जो है बढ़ानी पड़ेगी। 90 के आगे मुझे बढ़ना पड़ेगा, 150 जाना पड़ेगा, मुझे 150 व 150 वाइड लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग बोल्ट इन 2 लाइन्स, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ऐसी दिशा में, ऐसी कंडीशन में मुझे ये जो लेंथ है, ये जो लेग लेंथ होगी इसकी, ये मुझे बढ़ानी पड़ेगी। 90 से मुझे 150 तक जाना पड़ेगा।
लेकिन क्योंकि मेरे पास यहां पर 90 ही मैंने रखना है, तो फिर मुझे एक ही लाइन में बोल्ट प्रोवाइड करने हैं, तो एक ही लाइन में मैं ऑड और इवन प्रोवाइड कर सकता हूं। जब दो लाइन में प्रोवाइड करने की बात है तो हमेशा इवन नंबर को प्रेफर किया जाता है, और जब एक लाइन में प्रोवाइड करने हैं बोल्ट तो उसमें ऑड इवन एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है भाई। तो यहां पर आपको करना क्या है बेसिकली, यू कैन एज्यूम और यू कैन कंसिडर 3 नंबर ऑफ बोल्ट ओवर हियर, 3 नंबर ऑफ बोल्ट आप कंसिडर कर सकते हो। आपकी बुक में अगर देखा जाए तो देखिए आपकी बुक में क्या किया रखा है इन्होंने, यहां पर वीडीपीबी को इन्होंने केबी के अंदर 1 ले लिया, सॉरी केबी को वीडीपीबी के अंदर 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 लिया तो यहां पर इसकी वैल्यू समथिंग 100 के आसपास आगे चली गई, और जब इन्होंने यहां पर रखा इसको, इन्होंने यहां पर रखा तो 90 समथिंग आ रही थी, तो यहां पर नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे थे इनके बुक के हिसाब से, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो बुक के हिसाब से यहां पर 2 नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे थे। अब देखो एक्चुअल अगर रिक्वायरमेंट देखें तो ये इनकी जो 2 नंबर ऑफ बोल्ट वाली डिजाइन है वो बिल्कुल गलत है। अगर हम एक्चुअली सिनारियो देखें तो एक्यूरेट ये है, एक्यूरेट 3 बोल्ट की जरूरत है, आप वहां 2 ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये डिजाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आगे, या फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, सर्विसेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम वेरी एक्यूरेट अगर जा रहे हैं अगर, तो 3 बोल्ट इसमें मिनिमम प्रोवाइड करने हैं आपको, है ना। तो ये थी इसमें सही कैलकुलेशन करना। समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए मुझे, अगर कंफ्यूजन से दूर है तो मुझे आप डाउट मतलब नो डाउट लिखकर कमेंट कीजिए फटाफट, चलिए नो डाउट लिखकर कमेंट कीजिए, और डाउट है तो पूछिए मुझे आपका जो भी डाउट है। हरी अप, नो व्हाट नो, नो डाउट, सॉरी लेट मी ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर, कंप्लीट करने दो सेंटेंस, वरना लोग कुछ और ही समझेंगे। चलिए, तो नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लिए कि भाई हमारा जो बीम था, दोबारा इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। ये हमारा बीम है, बीम की वेब है, ये कॉलम की फ्लैंज है, और बीम की वेब के साथ जो हमारा वेब क्रिएट एंगल होगा उसमें हमें 1, 2 और 3 बोल्ट हमें डिजाइन करने होंगे। अब ये जो डिजाइन हमने अभी की है ना, केबी की वैल्यू हमने 1 नहीं लग के बल्कि 0.507 ली है, आपको कोई गलत नहीं दे सकता। अगर आपकी कॉलेज में या आपके फैकल्टी आपको इस चीज को लेकर पॉइंट आउट करे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप बेझिझक IS 800 2007 का उनको रेफरेंस बता सकते हो, पेज नंबर 79 का, ठीक है। तो और गलत वो है जो यहां पर डायरेक्टली इसको 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था, हमें कैसे पता चलेगा इक्वल एंगल प्रोवाइड करना है या अनइक्वल एंगल? चलिए बताइए, दूसरे लोग कितने लोगों को ये क्वेश्चन पूछना है बताइए। मैंने इसको पहले क्लियर करवाया नहीं करवाया, बाकी लोगों को ये क्लियर है या नहीं जरा बताइए मुझे। ये टीना गोरे को सवाल है, बाकी लोगों को, बाकी लोग बताइए यस सर क्लियर है। क्लियर क्यों है, मैंने इसको क्लियर करवाया या नहीं करवाया? टीना गोरे, आपने हमारे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा, ठीक है, आप चलती हुई गाड़ी में, बताया ना, तो इसलिए आपको यह सवाल है। बाकी लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आपका सवाल है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं, बाकी लोग रिवाइज कर लीजिए। सॉरी, बाकी लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डबल लाइन और सिंगल लाइन में बोल्ट कब प्रोवाइड किया जाता है, वही है ना, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल क्यों लेते हैं। हाँ देखिए, इक्वल एंगल तब, इक्वल एंगल का मतलब ये होता है, अब मेरे पास आपको कुछ शो करने के लिए होना चाहिए यहां पर, चले मान लेते ये है यार, जस्ट मेरे पास कोई एग्जांपल भी नहीं है। हमारे पास जो मॉडल बने हुए थे ना, वो सारे तहस नहस हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं वो? तहस नहस हो चुके हैं भाई। ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। अच्छा चलो मैं बोर्ड पे ही फिगर से समझा देता हूं, चलो
इसकी झंझट में पड़ेगी तो बहुत देर हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए इक्वल एंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए। इक्वल एंगल का मतलब होता है कि आपके एंगल के दोनों लेग जब एक ही लेंथ के होते हैं उनको हम इक्वल एंगल कहते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों सेम होते हैं, उसको हम इक्वल एंगल कहते हैं। अनइक्वल एंगल क्या होते हैं? जिनके दोनों ही लेग लेंथ अलग अलग होती है, लाइक दिस। ये अलग है और ये अलग है, दोनों ही अलग अलग लेग लेंथ है। अब इनकी जरूरत हमें कब पड़ती है? ठीक है, थोड़ा सा जिसको पता है ना वो जरा शांति से बैठिए और कुछ रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अपने कंसेप्ट को, ताकि मैं इनका डाउट थोड़ा दूर कर दूं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एंगल है। अब दोनों में से कौन सा कब सिलेक्ट करना है? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा एक ये हमारा एक कंसेप्ट होता है, इसके पीछे लॉजिक होता है कि जब बोल्ट हम सिंगल लाइन में प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम बोल्ट सिंगल लाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर हम अगर दोनों, देखिए अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर सिंगल लाइन में बोल्ट प्रोवाइड किया और यहां पर ये जो दूसरा विंग है इसका, अगर यहां पर मैं डबल लाइन में बोल्ट प्रोवाइड कर देता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास 8 नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे हैं, तो 8 नंबर ऑफ बोल्ट को मैं एक लाइन में तो अरेंज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर एक लाइन में अरेंज कर दूं 8 नंबर ऑफ बोल्ट, तो वहां पर क्या होगा कि हाइट ऑफ मेरे जो एंगल की हाइट है ना वो बढ़ जाएगी। मतलब कैसी? ये जो हाइट होती है एंगल की, ये मेरी बढ़ जाएगी अगर मैं इसको एक, अच्छा चलिए 1 मिनट, ठीक है, ये आपका साइड व्यू देख रहे हो और ये उसका, उसको मैंने इस तरह से कर दिया, मतलब ये आप ये देख रहे हो इसको, नहीं ये नहीं, ये देख रहे हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप ये देख रहे हो। ठीक है, इसमें से क्या है, ये इसकी हाइट हो गई। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर इस तरह से नंबर ऑफ बोल्ट आते हैं, यहां पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट आते हैं। अगर मैं 3-4 रखता हूं तो फिर मैं सिंगल लाइन में प्रोवाइड कर सकता हूं 3 बोल्ट या 3 बोल्ट अगर मैं करूं तो 3-4 बोल्ट एक सिंगल लाइन में प्रोवाइड कर सकता हूं, बिकॉज इसकी हाइट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसकी हाइट, अगर मेरे पास नंबर ऑफ बोल्ट 7-8 आ गए, अगर 8 बोल्ट आ गए मेरे पास, तो एक लाइन में अगर मैं 8 बोल्ट प्रोवाइड करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तो फिर वेब ऑफ बीम से लेकर वो ऊपर निकल जाएगा, वो हमें उसको हम नहीं ये अप्लाई कर सकते। ठीक, तो क्या करते हैं, यहां पर डबल लाइन में बोल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 6 बोल्ट है तो 3-3 करके 2 लाइन में प्रोवाइड कर दीजिए। अगर 8 बोल्ट है तो 4-4 करके 2 लाइन में बोल्ट। तो जहां पर 2 लाइन में बोल्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी ऑब्वियसली जो लेंथ है लेग की वो ज्यादा होनी चाहिए। और जहां पर सिंगल लाइन में हम बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका भी एग्जांपल यहां लिख देता हूं। ठीक है, जहां पर सिंगल लाइन में हम बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लेग लेंथ कम होनी चाहिए। अगर ऐसा सिनारियो है कि जहां पर आप एक विंग में नंबर ऑफ बोल्ट एक ही लाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी के दूसरे विंग में 2 लाइन में बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए प्रिफरेबल होता है कि आप दोनों ही जो लेग है वो अलग अलग साइज के ले लें। तो उसको हम अनइक्वल एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अनइक्वल एंगल कहते हैं। कब लेते हैं हम लोग? जब दोनों ही लेग पर जो बोल्ट लाइन होती है, अगर मान लीजिए एक लेग पर एक ही लाइन है और दूसरी लेग पर जो है मेरे 2 लाइन में मुझे बोल्ट प्रोवाइड करें, तो यहां पर आपको अनइक्वल एंगल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे कि हमने हमारा जो आईएस है 90/90/8 है, हमने ये लिया है। ठीक है, तो हमने इक्वल एंगल ही क्यों लिया है? बिकॉज हमने इक्वल एंगल इसलिए लिया है कि यहां पर जो बोल्ट हम दे रहे हैं वो एक ही लाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जब प्रोवाइड करेंगे, इधर जब एंगल ये जो दूसरा लेग होगा इसका जो कॉलम की फ्लेंज से कनेक्टेड होगा, वहां पर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर भी सिंगल लाइन में दे देंगे। अगर वहां पर 3-4 आते तो सिंगल लाइन में दे देंगे। अगर वहां पर नंबर ऑफ बोल्ट ज्यादा आ रहे हैं तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ भी करके इसको। तो इस तरह से ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम सिलेक्ट करते हैं कि डबल एंगल या सॉरी अनइक्वल या इक्वल, कौन सा हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हाँ, तो कहां थे हम लोग? इससे पहले नंबर ऑफ बोल्ट हमने निकाल लिए थे कि भाई जब हमारा बीम कॉलम से कनेक्ट, बीम से हमारा जो वेब एंगल है, वेब क्लीट एंगल जब बीम से कनेक्ट होगा तो हमें 3 नंबर ऑफ बोल्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहां तक हमने चीजें अच्छी तरह से कैलकुलेट कर ली है। अब बारी आती है इसी वेब एंगल को
हमारी कॉलम के फ्लैंज से कनेक्ट करने में, इसी वेब एंगल को हमारे कॉलम के फ्लैंज से कनेक्ट करने में। अब देखिए फ्लैंज की बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये शुरुआत में बताना चाहता था मैं, लेकिन मेरे माइंड में से निकल गई बात कि ये जो हमारा आई सेक्शन होता है, ये जो हमारा आई सेक्शन बना होता है, तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि जो फ्लैंज है आपकी, ये जो फ्लैंज होती है, ये ज्यादातर मोमेंट को रेजिस्ट करती है। ज्यादातर किसको रेजिस्ट करती है? मोमेंट को रेजिस्ट करती है। फ्लैंज आपकी ज्यादातर मोमेंट को रेजिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि ये शियर को रेजिस्ट नहीं कर सकती, करती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में शियर को रेजिस्ट करती है, लेकिन फ्लैंज आपकी ज्यादातर मोमेंट को रेजिस्ट करती है। और जो आपकी वेब होती है, जो वेब होता है बीम का, वो मोमेंट को बिल्कुल नहीं के बराबर रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन वो शियर को मैक्सिमम हद तक रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, वेब शियर, हाँ बिल्कुल। तो ये इसकी अंदर से अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें ध्यान में रखते हुए आगे डिजाइन करना होता है, आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे बीम के वेब को कॉलम की फ्लैंज से एक क्लीट एंगल के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहां पर क्या करना होता है कि इसके कनेक्शन के अंदर हमें कुछ चेक करने होते हैं, शियर भी और मोमेंट भी। ये कब होता है? जब फ्लैंज की बात बीच में आ रही है, बिकॉज फ्लैंज इज प्रोजेक्टेड टू और सब्जेक्टेड टू मोमेंट, तो वहां पर मोमेंट चेक करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखेंगे उसको। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्लीट एंगल को जब हम फ्लैंज से कनेक्ट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ बोल्ट की रिक्वायरमेंट है, पहले ये देख लेते हैं। चलिए ठीक, वैसे तो प्रोसीजर वही रहेगी, है ना, प्रोसीजर हमारी वही रहेगी कि भाई हाँ, शियर कैपेसिटी देख लेते हैं पहले। चलिए लेट मी शो यू शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो चलिए यहां पर शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालनी है, तो पहले बताइए कि जब हम कॉलम की, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए इसको अपने माइंड में, हम कॉलम की फ्लैंज से हमारे क्लीट एंगल को कनेक्ट करेंगे तो हमारा बोल्ट डबल शेयर में रहेगा या सिंगल शेयर में रहेगा? टीना गोरे के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत खूब। सिंगल शेयर में रहेगा। एनी बडी एल्स? सिंगल शेयर में रहेगा। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। तो सिंगल शेयर में रहेगा, मतलब सिंगल शेयर में बीडी एस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सिंगल शेयर की बात हो रही है, ठीक है। 45 पॉइंट जो ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, पहले से 45 पॉइंट समथिंग था, 45.26 वही लेना है आपको। क्या लेना है? दूसरा कुछ नहीं लेना। सही है, ये समझ आया मैंने 45.26 क्यों लिया? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बारी आती है बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब बारी आती है बियरिंग कैपेसिटी की। देखिए मैं थोड़ा स्लो स्लो आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें और देर भी लग रही है, लेकिन अभी शुरुआत में समझने में थोड़ी देर लगेगी आपको। जब आप खुद समझ जाओगे और खुद आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको सॉल्व करने बैठोगे इस तरह के न्यूमेरिकल को, तो चुटकियों में कर लोगे। कब? जब आप इसके कंसेप्ट को समझ चुके होगे तब, ठीक है। तो शुरुआत में देर लगेगी थोड़ी सी, लेकिन समझ में आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त आएगा फिर, ठीक है। स्पीड भी आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो बियरिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। बियरिंग कैपेसिटी में क्या होगा भाई? तो वही फॉर्मूला होता है बियरिंग कैपेसिटी का दोबारा, वीडी पीबी इज इक्वल टू 2.5 इंटू केबी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू डिवाइड बाय गामा एम बी। 2.5 इंटू केबी हमारे पास 0.507 होगी, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डी हमारे पास 20 mm होगा। थिकनेस चेंज यहां पर होगा। अगर ये चेंज ना होता तो हम जैसे हमने सिंगल शेयर की ली थी, डायरेक्ट उठा से पहले से उठा ली थी, वो भी हम यहां पर सेम उठा सकते थे, लेकिन यहां पर चेंजेस होगा टी के अंदर। नाउ व्हाट इज द टी हियर? टी इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ओके। अब यहां पर हमारा जो ISHB हमारे पास जो 300 है, कॉलम की फ्लैंज है, तो थिकनेस ऑफ कॉलम फ्लैंज ये आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। बताइए मुझे थिकनेस ऑफ कॉलम फ्लैंज कितनी आ रही है? पहले बताइए मुझे थिकनेस ऑफ कॉलम फ्लैंज कितनी है, जल्दी कीजिए। ISHB 300 कॉलम है और इस कॉलम की फ्लैंज की थिकनेस कितनी है? स्टील टेबल से बताइए।
और ये भी बताइए कि स्टील टेबल के अंदर ये कौन से पेज नंबर पर दे रखा है, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में वहां पर देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। लेट मी सी कितने लोग जवाब देते हैं इसका। स्टील टेबल में जाइए, वहां पर देखिए और थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ IS HB 300 कितनी है। मैं भी चेक कर लूं, वरना आप लोग हवा हवा में अगर बता दें। स्टील टेबल है, स्टील टेबल फिलहाल तो नहीं है, तो रखो भाई, स्टील टेबल रखो। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ फाइल, उसकी PDF फाइल, उसकी हार्ड कॉपी करवाओ। मैंने पहले ही कहा था कि स्टील टेबल IS 800 वगैरह आपके पास जरूरी है। IS HB 300 पेज नंबर 14 पे कहां है भाई। IS HB 400, मैं बात कर रहा हूं IS HB 300 की, सॉरी। तो IS HB 300, हाँ मैं PDF शेयर कर दूंगा। IS HB 300 की वैल्यू तो पेज नंबर 4 पे दे रखी है। रोल्ड स्टील बीम IS HB 300 2 है यहां पर। अच्छा 2 है यहां पर, ठीक है। आपको सवाल में कुछ स्पेसिफाई कर रखा है क्या? नहीं कर रखा है। जब सवाल में स्पेसिफिक नहीं है तो दोनों में से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। अगर आपको सवाल में इस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि भाई आपको वेट के हिसाब से कौन सा लेना है, बिकॉज ये वेट के हिसाब से दे रखा है उन्होंने। IS HB 300 जो है ना, एक 58.8 मीटर पर वेट पर मीटर है, और ये दूसरा जो है आपका IS HB 363 वेट पर मीटर वाला है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, जो भी आप चाहो। इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है? थिकनेस ऑफ फ्लैंज दोनों की सेम ही है। सॉरी, मैं थोड़ा दोबारा हैंग हो गया था। खैर, तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज के जवाब किसने दिया था मुझे? प्रियांक ने, विशाखा ने 8 mm दिया था, ठीक है। सही जवाब इसका टीना गोरे और राज ने दिया है। तो आपका सही जवाब है जो आपके स्किल टेबल। जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया, मैं समझता हूं कि उन्होंने स्किल लेवल को नहीं देखा, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही बस हवा में तुक्के मार दिए हैं। एक्चुअल इसका जवाब है जो ये कॉलम है आपका IS HB 300 जो है, इसका जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो 10.6 है, और हमारे पास जो ISA हमने लिया है उसकी थिकनेस जो है प्लेट की वो 8 mm है। तो 10.6 और 8 दोनों में से स्मॉलर वन कौन सी है? तो 8 mm। इसलिए यहां पर हम 8 mm लेंगे। क्या लेंगे? यहां पर हम 8 mm लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? और FU हमारे पास 400 होगा, 1.25 गामा MB की वैल्यू है ना। कैलकुलेट कीजिए फटाफट इसको, बताइए मुझे कि VDPB की जवाब वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए, VDPB की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बताइए मुझे। सॉरी, बुक में इन्होंने दोबारा जो है केबी की वैल्यू 1 ले रखी है, तो हमारी वैल्यू ऑब्वियसली इससे कम आएगी, ठीक है। प्रियांक का जवाब आ चुका है 64.8। सॉरी, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। $64.89। ओके, वेरी गुड। 64.896 जो भी है, 8 टाइम कर लीजिए, चलो। तो ये आपका VDPB आ गया, और VDSB हमारे पास कितना था? VDSB सिंगल शेयर में था हमारे पास 45 पॉइंट समथिंग था, 45.5
कितना था 1526, ओके। अब ये VDPB है और ये VDSB है, सॉरी ये VDPB है और ये VDSB है। बोल्ट वैल्यू कौन सी होगी? स्मॉलर वन होगी ऑब्वियसली। तो बोल्ट वैल्यू हमारे पास 45 हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोल्ट हम निकाल सकते हैं हम लोग। कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ बोल्ट नाउ? चलिए, तो नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लेते हैं यहां पर। रिजेक्शन बाय बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू इज स्मॉलर वन, VDSB इज द बोल्ट वैल्यू 45.26, ओके। तो 45.26 यहां पर रख दीजिए। कैलकुलेट कीजिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पहले कितनी आ रही है बताइए मुझे। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है पहले मुझे बताइए। हम्म 3.31, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। 3.31, इसको हम 4 बोल्ट कह सकते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट यहां पर कितने कह सकते हैं? 4 कह सकते हैं। So this is how you can calculate the number of bolt in both the side for web of beam as well and for flange of column as well. ठीक है, यहां तक हमने चीजें कंप्लीट कर ली है। बात समझ में आ गई मेरी आपको? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट? फटाफट बताइए, कुछ हो तो बताइए मुझे, कुछ नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए फटाफट। चलिए क्लियर करके कमेंट कर दीजिए मुझे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिख रहे होगे, है ना। लिखते रहोगे तो आपको बेहतर रहेगा। आप एक प्रैक्टिस जैसी आपको चीज महसूस होगी, और जब आप एग्जाम में या फिर खुद से इन सवालों को करोगे तो आपकी स्पीड भी बनी रहेगी और कंसेप्ट भी आपके क्लियर रहेंगे। कंफ्यूजन से दूर रहोगे अगर आप लिखते चलोगे मेरे साथ साथ, तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। अगर मैं ही यहां पर सिर्फ अपने एक हाथ से आपको समझाता रहूं और दूसरा हाथ अपने पॉकेट में डाल के आप खाली बैठे रहो वहां पर, तो आवाज नहीं आनी है फिर, ठीक है। सक्सेस चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे ग्रेड चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा स्कोप चाहिए, तो कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से जरूरी है। इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट नहीं, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर फाइनली अगर हमारे पास ये बीम टू बीम कनेक्शन होता तो यहां तक चीजें क्लियर होती, लेकिन क्योंकि ये बीम टू कॉलम कनेक्शन है और वो भी बीम की वेब से कॉलम की फ्लैंज से कनेक्ट हो रहा है, तो यहां पर 2 चेक करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। एक होता है शियर चेक और दूसरा होता है मोमेंट चेक, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सॉरी, बीम की वेब को कॉलम की फ्लैंज से कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू एन IS है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो सर मेरे स्किल टेबल में IS HB 300 की थिकनेस की वैल्यू 7.6 एंड 9.4 है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 4 पे जाइए, देखिए स्टील टेबल मेरे पास जो है वो पेज नंबर उसमें 4 मैं देख रहा हूं, यहां पर पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे टेबल नंबर 1 दे रखा है, ठीक है। टेबल नंबर 1 के अंदर रोल्ड स्टील बीम्स है और वहां पे IS HB 300 दे रखा है। भैया आप थिकनेस ऑफ वेब ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा आपको? मैं फ्लैंज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैंज, नॉट द वेब। फ्लैंज और वेब में अंतर है। मैं कॉलम की फ्लैंज की बात कर रहा था, ये कॉलम की फ्लैंज थी जो ऐसी खड़ी थी ना यहां पर, वो कॉलम की फ्लैंज थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फ्लैंज, नॉट अबाउट द वेब। आप जो देख रहे हो वो वेब है। 7.6 इज द थिकनेस ऑफ वेब, पढ़िए ऊपर कॉलम में, ठीक है। और किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा तो वो भी दूर कर लीजिए। यहां पर मैं कॉलम की फ्लैंज की बात कर रहा था, ना कि वेब की। चलिए, तो अब है बारी शियर चेक की। शियर चेक करना है और मोमेंट चेक करना है। चलिए, तो दोनों ही चेक आपको इसी क्लास में करने हैं आज, या कल पे रखें, बिकॉज 1.5 घंटा हो गया है शायद आसपास हमारी क्लास को आज। तो दोनों ही चेक आज करने हैं या कल करने हैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़े से एक्सप्लेनेशन भी करने होगा आपको डीपली, तो इसमें वक्त लगेगा। तो आज करने हैं या कल करने हैं बताइए मुझे। कल, ओके। और कोई, किसी की कोई, ओके कल, कल ठीक है। तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है और 1.5 घंटा तो उनके लिए मैक्सिमम हो जाता है।
और तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉलेज के अंदर 60 मिनट्स के और अपने कुछ ऐसे लेक्चर भी जो है 1-1 घंटे के लेक्चर भी लोगों के लिए पहाड़ जैसे लगते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम 1.5-1.5 घंटा, इससे पहले जो हमने लिया था स्टील, तो उसमें हम 2-2 घंटे तक हम सेशन लेते थे और वहां पर लोग बैठते भी थे 2-2 घंटे तक, तो बड़ा मजा आता था। लेकिन खैर जो भी हमारा आज का ड्यूरेशन रहा है, यही ड्यूरेशन सभी के लिए सेफ और अच्छा भी है। चलिए तो आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और अब कल दोबारा आपसे 6-6:30 बजे के आसपास दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले कुछ सुना दीजिए, रोज रोज नहीं होता भाई, ठीक है। मोतियों का पानी बार बार नहीं बरसता, आज नहीं बरसेगा, ठीक है। चलिए फिर कभी हम आपको सुनाएंगे। आज वैसे मुझे जाना भी है और एक वीडियो भी मुझे शूट करना है अभी, ऑलरेडी थोड़ा काम भी है, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, कल कुछ सुना होगा आप लोगों को स्पेशल। देखो ये सारी चीजें मूड पे डिपेंड करती है, ऐसे नहीं कि आपने वो कोई गुड्डा है ना उसको चाबी मतलब बटन दबा दिया शुरू हो गया। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, ये भाई फील होते ही अंदर से आती है, ठीक है। सर अभी तो स्टार्टिंग है, हम भी बाद में 2 आवर्स रहेंगे, ठीक है। बाद में रहिएगा 2 आवर्स, देखते हैं 2 घंटे 3 घंटे कब तक खींचते हो आप लोग। चलिए तो आज के लिए आप सभी से मैं ऑफलाइन होने की इजाजत चाहता हूं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो तब तक आप अपना और अपना पूरा ख्याल रखिएगा और हमारी इन क्लासेस, लाइव कोचिंग क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा कि इस तरह की कोचिंग क्लासेस टेक्निकल सिविल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर दी जा रही है। कृपया उन लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए। और अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है ये डेमो पर्पस के लिए चल रही है, तो जो लोग आप संतुष्ट है वो हमारी क्लासेस के फीस पे करके हमारे कोर्स को ज्वाइन करने की जहमत उठा लीजिएगा। और जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं वो अभी कुछ और दिन हमारे क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी कंफर्म्ड हैं वो हमारे स्टोर में जाइए एप्लीकेशन के, और एप्लीकेशन के स्टोर में हमारा डीएसएस का लाइव कोचिंग क्लासेस का एक हमने ऑलरेडी वहां पर कोर्स डाल दिया है। तो बस आपको वहां पर उसको ओपन करना है, बाय नाउ करना है, उसकी फीस वहां से पे करनी है 1399 रुपए, 1399 रुपीज ओनली उसकी फीस रखी है मैंने, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे असिस्टेंस और हेल्प और गाइडेंस मेरी तरफ से आपको मिलेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो उसको पे करके आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, सॉरी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।